नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। अब बात करते हैं नोएडा की, जहां हुक्का पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में लिया है। 6 लड़कियों और 11 लड़कों से पूछताछ जारी है। पार्टी में एक विदेशी महिला भी शामिल थी। बर्थडे पार्टी के नाम पर यहां पर हुक्का पार्टी चल रही थी। मौके से हुक्के के कई फ्लेवर बरामद हुए हैं। फेज 2 थाना की ATS सोसाइटी का ये मामला है। तो ATS सोसाइटी में हुक्का पार्टी चल रही थी। इस हुक्का पार्टी पर छापा पड़ा है। बर्थडे पार्टी यहां पर थी, लेकिन इस बर्थडे पार्टी में हुक्का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। कई तरह के फ्लेवर यहां से मिले हैं। 6 लड़कियां इस पार्टी में शामिल थी, 11 लड़के भी शामिल थे और पार्टी में एक विदेशी महिला भी शामिल थी, इसकी भी जानकारी मिली है। उन्नाव में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। नवनिर्वाचित प्रधान के घर पर हमला किया है। प्रधान परिवार के साथ मारपीट की गई है। हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सफीपुर कोतवाली के मवई भान का ये मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महिला पुरुष दो पक्षों के लोग हैं जो आपस में गुत्थम गुत्था है। किसी के हाथ पे लाठी है, लाठी से वो हमला कर रहा है। 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। नवनिर्वाचित प्रधान परिवार पर यह हमला किया गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अफरा तफरी का माहौल। 6 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। हाल ही में चुनकर आए प्रधान के परिवार पर दबंगों ने यह हमला किया है और तस्वीरें जिस वक्त प्रधान चुनकर आए थे उनका फूलमाला से सम्मान किया गया था और उनके परिवार के साथ यहां मारपीट की गई है उन्नाव में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनुज हमारे सहयोगी। अनुज, क्या ये चुनावी रंजिश है? जी बिल्कुल, चुनावी रंजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ग्राम प्रधानी के चुनाव में आपसी रंजिशें बढ़ी थी, इसके बाद पार्टियों ने भी अपील करी थी कि लोग आपस में बैर ना करें, लेकिन इसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। ये दबंग अपराधी जिसने प्रधान के घर पर हमला बोला, उससे परिवार के सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, लाठियों डंडों से हमला किया गया। तस्वीरों को साफ तौर पर बयां कर रही है कि उन्नाव पुलिस का किसी अपराधी को कोई भय नहीं है, जिसका साफ तौर पर ये नजारा इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। आपको बता दें, सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जिसमें इस हमले में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जो प्रधान का बेटा है उसकी हालत गंभीर है, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जी बहुत धन्यवाद अनुज आपका इस जानकारी के लिए। खबर झांसी से है, जहां हैंडपंप से पानी भरने के विवाद में 2 पक्षों में सड़क पर खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में 4 महिलाएं समेत दोनों ही पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला टहरोली थाना क्षेत्र के बमन अनुआ गांव का है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेकर दोनों ही पक्षों की तहरीर पर एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मारपीट में भी 6 लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी महिलाएं और आपस में देखिए कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई किसी को धक्का मार रहा है। मामूली सा विवाद था ये हैंडपंप से पानी भरने को लेकर। अश्विनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अश्विनी, जिस तरह की मारपीट हुई है, लग रहा है कि बहुत बड़ा झगड़ा रहा होगा, लेकिन हैंडपंप से पानी भरने का ये पूरा मामला था। ये लिखित आरोप लगा रहे हैं कि पहले पानी भरने को लेकर के दोनों ही पक्ष में मामूली विवाद हुआ। इसके बाद एक पक्ष हमलावर हो गया, दूसरे पक्ष में भी हमला करते हुए दोनों पक्ष जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरीके से महिलाएं पुरुष एक दूसरे से आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। इसके पीछे महज केवल पानी की वजह है, पानी भरने की वजह है। ये भी बताया जा रहा है किसी जगह मारपीट हुई और जगह केवल एक ही हैंडपंप लगा हुआ था। इसके उसको लगातार इस जगह पे पानी को लेकर के मारपीट, तो पानी को लेकर झगड़ा हुआ था। तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे किस तरह आपस में उलझे हुए थे। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका जानकारी के लिए। और सीधे आपको ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी इस वक्त वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रामीणों से सीएम योगी का ये संवाद लाइव आप देख पा रहे हैं। आज एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर सेवा ही संगठन और महोबा सीतापुर के ग्रामीणों से यहां सीएम योगी का इस वक्त संवाद जारी है। वर्चुअली वो इन गांवों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त उनकी इस वर्चुअल संवाद की देख रहे हैं। 23 गांव के ग्रामीणों से
आज सीएम योगी के संवाद का कार्यक्रम है। बढ़ते आगे बात बिजनौर की करते हैं, जहां प्रधानपति से मारपीट हुई है। प्रधानपति की महिलाओं ने पिटाई की है। चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। बिजनौर के इटावा इलाके का ये मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानपति से मारपीट की महिलाओं ने। चुनावी रंजिश बताई जा रही है और ये वीडियो वायरल हो चुका है। बिजनौर के इटावा का ये वीडियो है जहां पर चुनावी रंजिश के कारण मारपीट की गई प्रधानपति को। कुछ महिला, ये देखिए एक महिला भागती हुई आती है, थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। प्रधानपति से रोकते हैं तो बीच में दूसरी महिलाएं भी प्रधानपति से उलझ जाती हैं। आगरा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक लड़की का शव मिलने सनसनी मच गई है। नाले में तार से बंधा कपड़े में लिपटा मिला शव। मृतक की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। थाना एतमादपुर इलाके का यह मामला है। सभी पहलुओं से पुलिस जांच कर रही है। तो थाना एतमादपुर इलाके का ये मामला है जहां मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और आगरा में ये लड़की का शव मिला है, जो नाले में तार से बंधा कपड़े में लिपटा हुआ ये शव मिला। बचाने की गंभीर चुनौती पूरे देश के सामने है। मार्च 2020 से ही आप देख रहे होंगे कि पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कोरोना से बचाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए वो हम सबके सामने है। कोरोना के इन दोनों कालखंड के बीच में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि भारत जैसे देश में जिसकी आबादी 135 करोड़ की है और 135 करोड़ की इस आबादी के देश में भारत के अंदर कोरोना की आहट होते ही देश के लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा, गरीबों, मजदूरों, किसानों और सामान्य जनमानस को बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उस समय किए गए कार्यक्रम और उसके उपरांत भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवच देने के लिए 2 वैक्सीन देश के अंदर पहली बार विकसित होना, यह अपने आप में नए भारत की तस्वीर है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 7 वर्षों से करते हुए पूरे देश को एक नई सोच के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बंधुओं, हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब विरासत में एक ऐसा भारत मिला था जो अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुका था। आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार चरम पर था। जातीय हिंसा, दंगे ये देश के अंदर आम बात थी। विकास कुछ चंद लोगों तक सीमित रह गया था।
और देश के अंदर एक प्रकार की अराजकता की सी स्थिति थी, लोगों में अविश्वास की सी स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कोई सम्मान नहीं बच पाया था और उन स्थितियों में भारत का नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया तो देखते ही देखते उन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल करके एक नए भारत के रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री बनने के पहले आदरणीय मोदी जी ने जो बातें कही थीं, अक्सरशः उसको उसी रूप में लागू करने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का। सबका साथ यानी योजनाएं बनेंगी, उसमें उसकी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा नहीं देखी जाएगी। जो भारत का नागरिक है उसे भारत की सुविधाओं को, भारत के संसाधनों को पाने का समान अधिकार है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के घर में बनाए जाने वाले, हर गरीब के घर में बनाए जाने वाले शौचालय हों, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को दी जाने वाली रसोई गैस के कनेक्शन हों, या फिर प्रत्येक नागरिक के लिए ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इसने देश की तकदीर और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया। हर एक व्यक्ति की, हर एक किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान किया और बुंदेलखंड से ज्यादा सिंचाई के महत्व को और कौन समझ सकता है। हर घर नल की योजना जो बुंदेलखंड में अब लागू की जा रही है, जिसमें हर जनपद में बुंदेलखंड में कार्य प्रारंभ हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और प्रत्येक नागरिक के प्रति, उसकी पीड़ा के प्रति उनकी संवेदना को प्रदर्शित करने वाली योजनाएं हैं। एक प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना हो या गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, केंद्रीय वित्तीय आयोग के अधिकतम पैसे का उपयोग ग्राम पंचायतों में किया जा सके और ग्राम पंचायत को विकास की धुरी बनाया जाए, यह सोच भी प्रधानमंत्री मोदी जी की है। गांव में चल रहे विकास के कार्यक्रम, सामुदायिक शौचालय हो, पंचायत भवन और ग्राम सचिवालय के निर्माण का हो, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव-गांव को तकनीक से भरपूर करके हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को बिठाने का कार्यक्रम हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो कार्य हुआ है, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, इस परिकल्पना को साकार किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाईवे का निर्माण बृहद स्तर पर हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई जान फूंकने और हर एक नागरिक को रोजगार के साथ साथ उसके जीवन में व्यापक बदलाव के माध्यम बनने वाले हैं।
इस पर फोकस किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि की गई। कोई सोचता था कि मेडिकल कॉलेज इतने बनेंगे? जिन लोगों ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, इस देश को मात्र एक एम्स उन्होंने दिया। मोदी जी ने विगत 7 वर्ष के अंदर देश को 22 नए एम्स दिए, 300 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस दिए। उत्तर प्रदेश की बात मैं अगर कहूं, उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2014 तक एक भी एम्स नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में 2-2 एम्स बन रहे हैं। एम्स के समकक्ष एक नया संस्थान काशी में बन रहा है। 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। आज उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों के द्वारा 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वह कार्य है जो मोदी जी ने देश को एक नई दिशा देकर के एक नई विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट को खोल करके जनधन योजना चलाई थी, कोई सोचता था उस समय कि जनधन अकाउंट से क्या होगा? लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी हो सकती है और कैसे हम डीबीटी के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। विगत वर्ष जब कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, उस गरीब कल्याण पैकेज के अंदर आपने इस बात को महसूस किया होगा कि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में पैसा जा रहा था। डीबीटी के माध्यम से वृद्धजनों के अकाउंट में वृद्धावस्था पेंशन की राशि गई, निराश्रित महिलाओं के खाते में निराश्रित महिला पेंशन की राशि गई, जनधन अकाउंट धारी लोगों के खाते में पैसा गया और किसानों के खाते में भी धनराशि दी गई। ये डीबीटी के माध्यम से गया। बीच में कोई भी कटौती नहीं कर सकता है। जितना पैसा दिल्ली से गया उतना खाते में चला गया, जितना पैसा लखनऊ से गया उतना पैसा लाभार्थी के खाते में, किसान के, मजदूर के, गांव के किसी व्यक्ति के, किसी महिला के खाते में चला गया। कोई उसमें रोक टोक नहीं, कोई कटौती नहीं, कोई दलाली नहीं। ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दी। उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात करके हर एक नागरिक को देश के विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से युवाओं के लिए नवाचार के नए नए द्वार खोले। मेक इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया। और यही कारण है जब हम 100 वर्षों की इस महामारी को फेस करते हैं तो उस समय दुनिया के सामने भारत की एक तस्वीर सामने आती है। अगर आप देखेंगे, भारत की आबादी 135 करोड़ और 135 करोड़ की आबादी ने अपने देश में कोरोना के खिलाफ किस प्रकार से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। दुनिया के अंदर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी कोरोना के सामने पस्त हो गया। इंग्लैंड कोरोना के सामने पस्त हो गया। यूरोप के तमाम विकसित देश जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं भारत से बेहतर हैं, वे कोरोना के सामने पस्त हुए। लेकिन भारत ने कोरोना को पस्त करने की जो संकल्प लिया, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा महोबा के लोगों को। कोरोना के खिलाफ बहुत जोरदार लड़ाई उन्होंने वहां पे लड़ी है। सीतापुर के लोगों ने भी अच्छा योगदान किया है। सीतापुर में आबादी ज्यादा है, फिर भी मजबूती के साथ लड़े। और यही जज्बा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही जज्बा है
जो हम लोगों को इस महामारी से लड़ने और पूरे देश के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराने का कार्य भी करता है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी ने विगत वर्ष ही देश को, भारतीय जनता पार्टी संगठन को देश के अंदर कोरोना के खिलाफ एक नए संकल्प के साथ उतरने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने तब कहा था कि जब देश संकट में होगा तब हमारे लिए देश सर्वोपरि होगा। हमारे लिए संकट के उस दौर में सर्वोपरि होगा देश, और इसलिए सेवा ही संगठन है। संगठन केवल अपने बूथ संरचना तक सीमित नहीं रहेगा, चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। उस समय हमारे लिए देश के प्रत्येक नागरिक को बचाने का संकल्प महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए सेवा ही संगठन है। इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विगत वर्ष मार्च 2020 में जो कमान संभाली थी, करोड़ों लोगों को भोजन का पैकेट उपलब्ध कराना, लाखों लोगों को राशन की किट उपलब्ध करवाना, लाखों लोगों को मास्क उपलब्ध करवाना, तमाम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने में योगदान देना, बिछड़े हुए लोगों को मिलवाने की व्यवस्था करवाना, क्वारंटीन सेंटर का संचालन कराना, कम्युनिटी किचन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, प्रशासन के साथ सहयोग करके स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग में योगदान देना, ये सभी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चले थे और सफलतापूर्वक चलते हुए करोड़ों लोगों को भोजन देना, राशन किट उपलब्ध करवाना, मास्क उपलब्ध करवाना, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना। प्रवासी कामगार और श्रमिक जब आ रहे थे, किसी के पैर में चप्पल नहीं थे तो उनके पैरों को गर्म पानी से धो करके उनके पैरों में चप्पल पहनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था। यह है जज्बा सेवा का, और इसी सेवा के जज्बे के लिए हमें तैयार होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही विजन है। इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर ने देश के सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत की, लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे जब पूरी टीम काम करती है, सरकार और संगठन मिलकर के काम करते हैं, जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर के आगे बढ़ते हैं, कार्यकर्ताओं के सबकी सहभागिता होती है, तो उस समय उसके परिणाम भी उसी रूप में देखने को मिलते हैं। परिणाम यही परिणाम है, और यही परिणाम जो हम सबके सामने है, जिसके तहत ये साबित कर दिया गया कि चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे पास मजबूत संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम उस चुनौती को मजबूती के साथ सामना करते हुए उसको परास्त कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके बारे में विशेषज्ञ कहते थे कि मई में उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, प्रतिदिन 1 लाख कोरोना के केस आएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 1900 केस आए हैं, और महोबा के अंदर तो बहुत कम केस है, एकदम जीरो की तरफ महोबा जा रहा है। सीतापुर भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि मई में उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा केस होंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 41,000 एक्टिव केस हैं, और देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर, सबसे कम पॉजिटिविटी और सबसे अधिक रिकवरी रेट के साथ उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और इसी अभियान के तहत आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार के 7 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्य करने के उपलक्ष्य में सेवा व्रत के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही थी पहली लहर में भी और दूसरी लहर के दौरान भी। मन की बात में भी उन्होंने देश की जनता को संबोधित करते हुए बार बार अपील की है
कि बीमारी को हल्केपन से नहीं लेना चाहिए और हम लोग भी संकल्प लें, ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, इस महामारी को हम हल्केपन से न लें। हम इसके उन नियमों का पालन करें जो इससे बचाव हो सकता है। याद रखना, बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है और अगर बीमारी आई गई तो उसका समय से उपचार ये महत्वपूर्ण है और इसलिए आज के दिन पर आवश्यक है एक कि सबसे पहला हम बचाव के उपाय करें। कोरोना से भी बचाव, बरसात आ रहा है, बरसात के समय तमाम प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियां गांवों में, कस्बों में आती हैं। मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, ये तमाम प्रकार की बीमारी आती हैं, डायरिया है, ये सभी प्रकार की बीमारी आती हैं। इसके लिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग, अगर हम ये कार्यक्रम निरंतर करते रहेंगे तो बीमारी हमारे नजदीक नहीं पटकेगी और एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी को अपने पास लेना होगा। हमें इस कार्य के लिए अपने गांवों को बचाना होगा, अपने कस्बों को बचाना होगा। पहला व्रत स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को पूरा करते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना होगा। शुद्ध पेयजल का मतलब, अगर जो जल है, अगर लगता है कहीं से बदबू है, कहीं से प्रदूषण है, अगर हम उसको गर्म करके उसको सेवन करेंगे तो तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, हम लोगों को कोरोना के उस बिहेवियर को अपनाना पड़ेगा जो हमें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लिए प्रेरित करता है। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए 5 प्रकार के लोग जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, 10 वर्ष से छोटी उम्र के हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं या फिर बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, ये बाहर निकलने से बचे। अगर और अन्य लोगों को घर के बाहर जाना आवश्यक हो, इसके लिए आवश्यक है वे मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। तीसरा, स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, कोरोना वॉरियर्स, इन सब का सम्मान करें, उन्हें हर प्रकार का सम्मान दें, क्योंकि वह इस समय सेवा के जिस कार्य के साथ जुड़े हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में कोरोना कर्फ्यू में शर्तों के साथ राहत दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। हफ्ते में 5 दिन ही बाजार खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन 20 जिलों में छूट का ऐलान नहीं किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ समेत इन 20 जिलों में छूट का ऐलान नहीं है, क्योंकि यहां पर जो एक्टिव केस हैं वो 600 से ज्यादा हैं। अनामिका जुड़ रही हैं। अनामिका, और क्या क्या राहत है, जरा बताएं। देखिए अपर्णा, फिलहाल यहाँ पर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज 18 ने सबसे पहले ये बताया था कि जिस तरीके से जो कोरोना केसेस है उसको देखते हुए सरकार जो अपनी गाइडलाइंस जारी करने वाली है उसमें नंबर्स के आधार पर रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, और यही दिखाई भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लेकर जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें जो रियायतें दी गई हैं वो उन जिलों में दी गई हैं जहां पर कोरोना केसेस की संख्या 600 से कम है। हालांकि लखनऊ से लेकर के जो वो हाई प्रोफाइल जिले, वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है जहां पे 600 से अधिक केस है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, नोएडा समेत 20 जिले ऐसे हैं जहां पर फिलहाल कोरोना कर्फ्यू से कोई राहत या कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा जो बाकी 55 जिले हैं वहां पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जो बाजार है वो खुलेंगे। इसके अलावा जो वीकेंड लॉकडाउन होगा, सैटरडे संडे का वीकेंड लॉकडाउन का फॉर्मूला अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सरकारी कर्मचारियों को लेकर अगर बात की जाए तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल या मेडिकल विभाग की अगर बात की जाए
तो वहां पे 100% अटेंडेंस हो सकेगी। लेकिन जो इसके अलावा सरकारी विभाग है वहां पर 50% स्टाफ के साथ ही कामकाज को आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो सब्जी मंडियां हैं या फिर जो बाकी मार्केट्स है वो पहले की तरह खुली रहेंगी, लेकिन इस बीच स्कूल, कॉलेज और जो शिक्षण संस्थान है वो बंद रहेंगे। वहां पर फिलहाल किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं मिलेगी, खासतौर पे उन जिलों में जहां पर एक्टिव केसेस कम भी हैं वहां पर भी। इसके अलावा जो गेहूं क्रय केंद्र का चूंकि काम चल रहा है, चूंकि सरकार गेहूं खरीद रही है फिलहाल बड़े पैमाने पर, तो वो क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, वहां पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं हो सकेंगे। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है, खासतौर पर इन 55 जिलों के लिए जहां पर फिलहाल एक्टिव केसेस 600 से कम है। लेकिन इसके अलावा जो 20 जिले हैं वहां पर फिलहाल कोरोना कर्फ्यू से कोई राहत नहीं है, कोई ढील नहीं है, कोई छूट नहीं है। तो 55 जिलों के लिए जो बारीक गाइडलाइंस है, कम से कम कामकाज को लेके, रोजमर्रा के कामकाज को लेके, वो जारी कर दी गई है, जिसमें बहुत सख्ती के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ये कहा गया है कि जो लोग हैं अपने कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत डिटेल पे ये अनामिका हम देख पा रहे हैं कि गाइडलाइन डिटेल के साथ ये राहत देने का ऐलान किया गया है, जिस तरह से आपने बताया भी है। तो हम देख रहे हैं कि सरकार अब हर एक कदम पर आगे बढ़ रही है और पूरी अलर्टनेस यहाँ पर सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। देखिए पन्ना, इसी वजह से जब सरकार, आप देखिए कि लॉकडाउन लगाने के लिए भी सरकार को बहुत मंथन करना पड़ा, क्योंकि जीविका के साथ साथ जीवन भी बेहद जरूरी है और दोनों को अगर साथ लेके चलना है तो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करवाना होगा। और इसीलिए आप देखिए कि जिस राजधानी में हम रह रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, उसको भी फिलहाल कोरोना के कर्फ्यू से कोई छूट, कोई राहत नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर वाराणसी की बात करें, हम गोरखपुर की बात करें, नोएडा की बात करें, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, इन जिलों में कुल 20 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू से कोई राहत नहीं है, कोई छूट नहीं है। इसीलिए सरकार ने सिर्फ छूट वहां पर दी है जहां पर केसेस सिंगल डिजिट में है या डबल डिजिट में है या फिर बिल्कुल। तो कोरोना में राहत मिली, लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर हड़बड़ी नहीं दिखा रही है। बहुत शुक्रिया नामिका इस जानकारी के लिए। तो राहत दी गई है 55 जिलों में, 20 जिलों में यहाँ राहत नहीं है। जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस है वहां पर अभी पुराने हालात ही, पुराने नियम ही लागू रहेंगे। बाकी कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है।